हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज डिस्कस करेंगे CTET 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, उसका जो CDP सेशन है आज उसको डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले भी हमने दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था CTET का, उसके पेपर फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस किया है। आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। देखिए RT के बारे में पूछा गया है कि वो किसको एडवोकेट करता है। तो RT के बारे में बताया जाता है कि वो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, जिसमें क्या होता है कि सामान्य छात्र और विशिष्ट छात्र यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। अब देखिए जो समावेशी शिक्षा है उसमें बताया जाता है कि जो बच्चे हैं आपको उनकी नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, अपने इंस्ट्रक्शंस में चेंज करना है और उनको एजुकेशन आपको प्रोवाइड करानी है। डैश इज अ फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। देखिए इक्वल एजुकेशन हो सभी के लिए, प्लस में क्या हो, उनको जो रेगुलर स्कूल है जिसमें नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वहाँ उन बच्चों को शिक्षा आपको दिलानी है। तो इसमें किसी चीज़ की वकालत की गई, किस चीज़ के बारे में उसको बताया गया है, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन बताती है। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चों को नॉर्मल स्कूल में डालना है, प्लस में क्योंकि बच्चे जो हैं वो समाज में ही रहना है, बेशक उनकी स्पेशल नीड है, स्पेशल बच्चे हैं, बट आपको क्या करना है, उनको समावेशी शिक्षा देनी है। अ टीचर शुड, एक शिक्षक को चाहिए, एक टीचर कैसा होना चाहिए कि वो क्या करे, बच्चों को प्रमोट करे, स्टूडेंट्स को बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर यानी कि जो विशेष समुदाय से बच्चे आते केवल उन्हीं को प्रमोट करे, इग्नोर करे उनके कल्चर डिफरेंसेस को, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेट दैट शी रेस्पेक्ट एंड वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम। बिल्कुल सही बात है कि जो भी क्लासरूम में जिस भी संस्कृति से बच्चे आते हैं उन सबको क्या देनी है, वैल्यू देनी है, उनका सभी का सम्मान करना है। या फिर क्या करें, मैक्सिमाइज कंपैरिजन, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं होना चाहिए क्लास में। तो सही आंसर क्या होगा कि कम्युनिकेट करे, बच्चों के साथ टीचर क्या करे, कन्वे करे कि जो भी संस्कृति से बच्चे आ रहे हैं वो सभी को समान महत्व देंगे। चिल्ड्रंस लर्न इफेक्टिवली व्हेन, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, जब वो क्या करेंगे, केवल टेक्स्ट बुक्स को ही रटते रहेंगे, या फिर क्या करेंगे, टीचर ने जो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया केवल उन्हीं को वो आंसर करते रहेंगे, या फिर क्या होगा कि टीचर ने क्या किया, फुल्ली कंट्रोल करके रखा है क्लास पे, तब बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, नेगेटिव शो करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट है आपका, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क, बच्चों को क्या कराना है, जो भी गतिविधियां हैं बच्चों की उनमें उनको सक्रिय रूप से यानी कि एक्टिवली रूप से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तभी वो सीख सकते हैं। देखिए जब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे तभी वो अच्छे से सीख पाएंगे। चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चंस इन द क्लास, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए आप क्या करोगे, उनको डिस्करेज कर दोगे कि नहीं आप नहीं पूछ सकते। नॉट टू अलाउ टू आस्क, बच्चे को बोलोगे कि आपको प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं है। बी स्टॉप बाय आस्किंग, बच्चों को बोलने से यानी कि क्वेश्चन पूछने से आप रोकेंगे। या फिर एनकरेज करेंगे, बिल्कुल बच्चों को हमें एनकरेज करना है कि बच्चों को क्वेश्चन जो है, उनके डाउट्स जो हैं उनको वो क्लियर करना है आपको, और उनको एनकरेज करना है, इनकी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए नॉट पूछा गया, एक की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स। देखिए क्वेश्चन में बात की गई है कि ऐसा पॉइंट बताना है आपको जिसके द्वारा क्या होता है, अधिगम जो है, लर्निंग जो है इफेक्टिवली या फिर अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, ये तो होगी बिल्कुल, रिपीटेशन के द्वारा हो सकती है अच्छी लर्निंग। इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस बिल्कुल होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन बच्चे टीचर के इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शंस होना चाहिए, बच्चों को एक्सप्लोर करने की परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट है आपका मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, ये चीज आपसे पूछी गई है, गलत पूछा है, नॉट पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा, हमें बच्चों को कंठस्थीकरण और सिमरण यानी कि बच्चों को केवल रटने पर, रोट मेमोराइजेशन कराने पर हमें ध्यान नहीं देना है, तो इसमें नॉट पूछा गया है। देखिए इसमें आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दो बना के दिए हुए हैं, जिसमें पूछा गया कि गिफ्टेड बच्चे कौन से हैं यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन से हैं, तो वो क्या होगा, जिसमें एबिलिटी होगी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंसी। देखिए गिफ्टेड बच्चे क्या होते हैं, जो शीघ्रता से और जो इजीली किसी भी चीज़ को कर लेते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती हैं कि बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग की प्रॉब्लम होती है उनको, या फिर पढ़ने की या फिर लर्निंग करने में उनको प्रॉब्लम होती है। देखिए क्रिएटिव बच्चे कौन से हैं, क्रिएटिव क्या है, जिनकी थिंकिंग क्या होती है, ओरिजिनल थिंकिंग होती है, नेचुरल थिंकिंग होती है, वो अपने आप से कोई काम करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया इसमें ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो ध्यान लगाने में, बच्चों को अगर आप एक जगह बिठा देंगे तो वो एक जगह नहीं बैठ सकता, तो उनकी क्या होती है, टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजीली यानी कि बच्चे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अगर आसानी से वो कोई भी काम नहीं कर पाते। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा फर्स्ट। चिल्ड्रंस एरर, बच्चों की गलतियां हैं, बच्चे क्लास में गलतियां करते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको बार बार अभ्यास करने के लिए कह देते हैं और उन्हें तुरंत सुधार देनी चाहिए। या फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे कि ये लर्निंग प्रोसेस का जो क्या है इनसिग्निफिकेंट वे है यानी कि ये गलत तरीका है। रिफ्लेक्ट हाउ केयरलेस चिल्ड्रन आर,
आप उन्हें बोलोगे कि आप कितने लापरवाह हो। तो देखिए ये तीनों पॉइंट क्या शो करते हैं, ये हमें नेगेटिव शो करते हैं, बल्कि होना क्या चाहिए कि आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। बिल्कुल, बच्चे जब लर्निंग करते हैं तो बच्चों के अंदर जो इनसाइट लर्निंग है, आपको उनको क्या करना है, उनको बाहर लाना है, और जो बच्चों के इनसाइट इंट्यूशन जो बच्चों की है, थिंकिंग जो है, उसके थ्रू आपको बच्चों को लर्निंग करानी है। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को टोक दोगे या फिर आप बच्चों को मौका ही नहीं दोगे क्लास में बोलने का, तो वो चीज़ गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? आंकलन जिसे बोल सकते हैं, मूल्यांकन जिसे बोल सकते हैं। तो आप बच्चों का मूल्यांकन, बच्चों का इवैल्यूएशन आप कैसे करेंगे? देखिए, शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है कि जब आप बच्चा लर्निंग करता है तो ये उसी का ही पार्ट है। हमें बच्चों को क्या करना है, उनको पढ़ाते समय ही हमें बच्चों का क्या कर लेना है, असेसमेंट कर लेना है। जब बच्चे लर्निंग करते हैं तो उसी के थ्रू हमें बता सकते हैं कि हम बच्चे को कहाँ पर असेसमेंट करेंगे। तो देखिए, केवल नंबर नहीं देने आपको बच्चों को कि केवल नंबर के थ्रू ही आपने बच्चे का असेसमेंट किया है। नेक्स्ट दिया हुआ इसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप पूछेंगे और उनके बेसिस पे ही बच्चों का आप इवैल्यूएशन करेंगे, तो वो चीज़ गलत है। शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी। बिल्कुल गलत है कि सेपरेट एक्टिविटी नहीं होगी, बल्कि क्लासरूम में जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तभी आप उसको असेस करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग, यानी कि संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या बताता है? उसमें क्या होता है कि बच्चा सीख सकता है, खुद से अपने आप से कर सकता है। तो देखिए, एनसीएफ ने भी क्या कहा था, एनसीएफ 2005 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी यही बात की गई है कि जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की ने क्या कहा, इसी बात पर विचार दिया है कि बच्चे क्या होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों को आपको क्या करना है, एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर। बिल्कुल, बच्चे क्या होते हैं, एक्टिवली सीखते हैं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और वो समाज के थ्रू सोशल जो सामाजिक प्रक्रिया है उसके थ्रू वो सीखते हैं। When teachers have positive belief about students and their abilities, the student, देखिए टीचर जो है उनका विद्यार्थियों में क्या है, एक पॉजिटिव बिलीफ है, सकारात्मक विश्वास रखते हैं टीचर कि बच्चा कुछ कर सकता है। तो इस कंडीशन में बच्चे क्या करेंगे कि बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाएंगे और अगले दिन वो काम करके नहीं लाएंगे, तो वो चीज़ क्या है, गलत हो जाती है। बल्कि अगर आप बच्चों को मोटिवेट करते हो तो वो अच्छे से काम करते हैं। बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। डिमोटिवेट कैसे हो सकते हैं इस कंडीशन में? आर नॉट अफेक्टेड इन एनी वेज, यानी वो किसी भी रूप में इफेक्ट नहीं होते, या फिर आर एगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल पॉजिटिव है कि बच्चे को जब आप दिखाते हो कि बेटे आप कुछ कर सकते हो, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, सीखने के लिए क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और वो खुद से कुछ करके दिखाते हैं। टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बाय। देखिए, एक टीचर है वो किस प्रकार से बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या जो दी है, प्रॉब्लम जो दी है, उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा कि अगर बच्चे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं केवल उनको करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों को क्या करा रहे हैं, मेमोराइज करा रहे हैं, यानी कि बच्चों को रटवा रहे हैं कोई चीज़, तो उससे वो प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या फिर आप क्या कर रहे हैं, एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है, आप बच्चों को क्या कर रहे हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में कह रहे हैं कि बच्चे किसी समस्या को लेकर उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस खो सकते हैं। ठीक है, बच्चे ओपन एंडेड थिंकिंग इसमें लाएंगे, प्लस में क्या होगा, बच्चों में ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, उनका दिमाग क्या होगा, एक क्वेश्चन को लेकर कई तरीके से उनके सॉल्यूशन वो निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक प्रॉब्लम दी है और बच्चे केवल उसी के आपने जो आंसर दिया है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करते रहेंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, गलत। मेथड्स वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएटिव्स एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व। देखिए, बच्चों ने आपने कोई बच्चों को काम दिया है तो बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, अपने इनिशिएटिव लगा रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो वो चीज़ कहाँ निकल के आती है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है। देखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर किसी इंटरपर्सनल की बात ही नहीं हुई है। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, जिसमें लेक्चर के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो ट्रेडिशनल मेथड होता है। अगर हम देखें डिडक्टिव मेथड क्या होता है, जिसमें पहले क्या दिया जाता है, पहले कोई रूल दे दिया जाता है और फिर उससे एग्जाम्पल, यानी कि रूल से एग्जाम्पल पर आते हैं। तो ऐसी भी इसमें कोई बात नहीं की गई है। तो इसमें क्या बताया गया कि लर्नर सेंटर मेथड, यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ये पॉइंट इसका सही बनेगा। बिकॉज अधिगमकर्ता केंद्रित विधि क्या होती है, जिसमें बच्चे क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं और टीचर का क्या काम है, एक फैसिलिटेटर की तरह टीचर उनको काम करता है। अगर मैं बात करती हूँ कि छात्र जो हैं कक्षा में क्या है, उनको सेल्फ रिप्रेजेंटेशन के आपको मौके देने हैं। बच्चों का स्थान क्या है, प्राइमरी है, टीचर क्या है, इसमें सेकेंडरी रोल अदा करता है। तो हमें क्या करना है, जो भी एजुकेशन देनी है वो कैसी देनी है, लर्नर सेंटर्ड मेथड आपको यूज करना है। नाउ बात करते हैं, आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डू नॉट परफॉर्म वेल, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, एंड वो क्या फील करते हैं कि वो डिमोटिवेट फील करते हैं, अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं।
एंड वो क्या करते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसको आसानी से छोड़ देते हैं। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये आपका क्या है, कॉग्निशंस एंड इमोशंस के बारे में शो कर रहा है, ना कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बारे में शो करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं जो कि ये चीजें गलत हो जाएंगी। अब देखिए कॉग्निशन एंड इमोशंस के बारे में बात की गई है। अब कॉग्निशंस क्या है, आपके इमोशंस क्या है, इनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए अगर इमोशनली आप फील कर रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं, आप बेकार हैं, तो आपका दिमाग भी क्या करेगा, आपका साथ नहीं देगा। बिल्कुल सही बात है। अगर इमोशंस क्या है, आपके कंट्रोल में है, तो दिमाग भी आपका साथ देगा। तो वही चीज है कि संज्ञान और संवेग क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है। अगर आप अपनी मदद करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका दिमाग भी सोचेगा कि मुझे काम करना है, यानी कि वही वाली बात है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ठीक है, तो वही चीज है, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर सेपरेबल। नाउ बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। हमने देखिए बात किया था कि पी है एंड एक एस है, यानी कि प्राइमरी फैक्टर है और एक सेकेंडरी फैक्टर है। तो बच्चे के लिए प्राइमरी फैक्टर क्या होगा, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो प्राइमरी फैक्टर क्या होगा बच्चे के लिए, फैमिली होगी, बिल्कुल। बाकी सभी चीजें क्या आ जाएंगी, सेकेंडरी फैक्टर में हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्या होगा, आप बच्चे के लिए फैमिली उसका प्राइमरी फैक्टर होगा। जीन पियाजे थ्योरी, देखिए जीन पियाजे के बारे में पूछा गया है कि वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, यानी कि चिल्ड्रन थिंकिंग इज सुपीरियर टू अडल्ट्स। बच्चों की जो सोच है वो अडल्ट्स से क्या है, सुपीरियर है, वो क्या है आपका गलत है। चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली, देखिए क्वांटिटी की बात की गई है कि मात्रा की बात की गई है, बल्कि होता क्या है कि जो बच्चों की जो क्वालिटी है, यानी कि जो बच्चे जिस तरीके से सोचते हैं, यानी कि जो क्वालिटी है वो क्या होगी, अलग हो सकती है। इनकी क्वालिटी तो अलग होगी बट जो क्वांटिटी है वो तो सेम रहेगी। तो सही आंसर क्या होगा कि चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। बच्चों की जो सोचने का तरीका है, यानी कि जो अमाउंट है वो सेम रहेगी बट जो तरीका है, काइंड है, वो अलग हो सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन थिंक इज इन्फीरियर, तो ऐसी भी कोई बात नहीं की गई है। नाउ 17 क्वेश्चन आपका है जेंडर। देखिए जेंडर क्या है, एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक भी कंसेप्ट भी नहीं है, बायोलॉजिकल टर्म भी नहीं है, बल्कि जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो समाज ने बना दिया है। समाज में क्या है, मेल है, फीमेल है। ठीक है, मेल का काम ये है, फीमेल का काम ये है, तो ये समाज ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, तो देखिए बायोलॉजिकल क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है सेक्स के थ्रू, तो वो क्या होता है, बायोलॉजिकल एंटिटी बन जाती है, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो अलग अलग दिखते हैं, तो वो टर्म क्या है आपकी बायोलॉजिकल, यानी कि वो जैविक रूप से आप अलग अलग उनको कह सकते हैं। बट जो जेंडर है वो समाज ने निर्धारित किया है, तो वो क्या है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट कहलाएगा। नाउ बात करते हैं द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का जो सिद्धांत है, यानी कि जो विकास किस तरीके से होता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं PCSE, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, सी से क्या होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एस से क्या होगा आपका सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें क्या दिखाया हुआ है कि आपको फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, जिस भी बच्चे का जन्म होता है तो पहले उसका क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसका कॉग्निटिव यानी कि उसके संज्ञान का, उसकी बुद्धि का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद बच्चा समाज में रहना सीखता है, समाज की वैल्यूज को गेन करता है, एंड लास्ट में क्या बच्चा सीखता है, इमोशनल डेवलपमेंट को, किस तरीके से इमोशनली आपको बैलेंस होना है उसके बारे में भी सीखता है। तो ये क्या होगा आपका PCSE के थ्रू आप इसको याद कर। देखिए इसमें पूछा गया है कि इंटेलिजेंस इज करेक्ट, तो बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए बुद्धि के बारे में क्या है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक टर्म ने जैसे बोला कि 140 प्लस वाला ही व्यक्ति क्या है, जीनियस है, बुद्धिमान है, या फिर क्या है आपका जिसके IQ लेवल 90 से कम है तो वो बुद्धिमान नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या है, इंटेलिजेंस इज ए मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज। बिल्कुल करेक्ट बात है कि मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी है बुद्धि। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर मैथ में होशियार है तो वो सभी फील्ड में होशियार होगा, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि बुद्धि क्या है, बहुआयामी है। बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न करने जाने वाली योग्यताएं शामिल है। बिल्कुल, जैसे कि कोई IQ लेवल अगर आप कहेंगे कि 90 जिसका है वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के अंदर अगर IQ कम है तो वो और फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। तो बुद्धि के क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। नाउ बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन, इनकी प्रगतिशील शिक्षा क्या है। बच्चे प्रगतिशील शिक्षा में कब आप उनको देख सकते हैं, जब बच्चे क्या करेंगे, पैसिवली होकर काम करते हैं बच्चे, तो नहीं। ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक स्लेट किसने कहा है आप बच्चों को, जॉन डीवी ने ब्लैंक स्लेट बच्चों को कहा है। ठीक है, मिनिएचर अडल्ट्स, मिनिएचर अडल्ट्स किसने कहा है बच्चों को, आपके प्याजे ने कहा है। ठीक है, प्याजे कहते हैं कि बच्चे क्या है, छोटे साइंटिस्ट हैं, लिटिल साइंटिस्ट भी हैं। बट प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होगी, जब बच्चे क्या करते हैं, एक्टिवली एक्सप्लोर्स करते हैं, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, एक्टिवली क्लास में होकर बैठेंगे, लर्निंग करेंगे, अपने से वो काम करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चे एक्टिवली होकर बच्चे काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो कही जाएगी। नाउ बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लर्निंग इज। देखिए लेव वाइगोस्की कौन थे, उन्होंने क्या दिया है, देखिए उन्होंने क्या दिया आपको, सोशियो
एंड कल्चरल अप्रोच दी गई है। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने दिया है। वो कहते हैं कि बच्चा समाज में रहकर, अपनी संस्कृति में रहकर अच्छे से सीख सकता है। तो उनके थ्रू आंसर क्या होना चाहिए? अगर मैं कहती हूँ इंडिविजुअल एक्टिविटी करेगा तो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई। पैसिवली एक्टिविटीज भी नहीं कही, बल्कि हमें क्या करना है? बच्चे को एक्टिवली आपको लर्नर उनको बनाना है। अगर मैं बात करती हूँ सोशल एक्टिविटी, बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चे समाज में अच्छे से सीखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज? देखिए प्री ऑपरेशन स्टेज किसने दी गई है? जीन प्याजे के थ्रू दी गई है। अगर हम बात करते हैं जीन प्याजे की, तो उन्होंने क्या बताया? 4 स्टेजेस बताई हैं। उन्हें आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? SPCF के थ्रू आप याद कर सकते हैं। S से क्या है? सेंसरी मोटर, P से क्या है? प्री ऑपरेशन स्टेज, जिसके बारे में पूछा गया है, एंड C है आपका कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो देखिए जो आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज है वो कौन सी स्टेज है? तो जिसको आप क्या कह सकते हो कि 2 से 6 साल के बच्चे हैं, यानी कि इस एज के बच्चे क्या एक्टिविटीज करते हैं। तो देखिए गोल ओरिएंटेड बिहेवियर बिल्कुल गलत है, डेफर्ड इमिटेशंस भी नहीं होता, बल्कि इस एज में आके बच्चे क्या करते हैं? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि जो बच्चे के जो विचार है वो रिवर्सिबल नहीं होते। यानी कि अगर आपने बच्चे को बता दिया कि 2 दूनी 4 2 3 6, तो वो उसी तरीके से उसको रट लेते हैं, वो आपसे रिवर्स होकर उसको क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। देखिए बच्चों को जब आप लर्निंग कराते हैं, अधिगम कराते हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? तो बच्चों को आपको क्या कराना है कि ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग। बिल्कुल बच्चे क्या होते हैं? इंटरनली मोटिवेट होते हैं, आप उनको कोई भी काम करा सकते हैं, बट हमें कराना क्या है कि बच्चों को से हम समझते हैं कि बच्चे क्यूरियस हैं, बच्चे बचपन से क्या है कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि एक टीचर ने बच्चे को किस तरीके से गाइड किया है, किस तरीके से अपनी लर्निंग के जो तरीके हैं उनको चेंज किया है। तो बच्चे क्या होते हैं? नेचुरल तरीके से मोटिवेट होते हैं एंड वो कोई भी काम करने के लिए, लर्निंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम टू डैश। देखिए पूछा गया है जो मोटर डेवलपमेंट है, यानी कि जो विकास की जो व्यक्तिगत विविधताएं हैं उसमें जो विकास का क्रम है वो किस प्रकार से चलता है। देखिए मोटर डेवलपमेंट की बात की गई है, तो उसमें क्या होता है? जो भी आपका विकास होगा वो कौन सी गति में होगा? वो हमेशा ग्रॉस से फाइन एक्टिविटीज में होगा। देखिए कोई भी बच्चा है पहले वो क्या करता है? हमेशा चलना सीखता है, यानी कि उसकी जो मसल्स हैं, बड़ी बड़ी मसल्स हैं, पहले क्या होता है? उनका डेवलपमेंट होती है, यानी कि वो ग्रॉस डेवलपमेंट कहलाएगी। एंड उसके बाद क्या करता है? बच्चा छोटी छोटी एक्टिविटीज करता है, जैसे पेन पकड़ना सीखता है, तो वो सारी चीजें क्या है? आपकी फाइन मोटर एक्टिविटीज में वो आती हैं। यानी कि वही बात है कि पहले जो बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होगा, आप चलना वगैरह सीख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी एक्टिविटीज आप करना सीखते हैं। द पीरियड दैट इनिशिएट द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड, यानी कि वो अवधि कौन सी है जिसमें बच्चा क्या करता है? वयस्कता, यानी कि अडल्ट कब बनते हैं? जब बच्चे में क्या होती है? एडोलसेंस होती है। यानी कि एडोलसेंस क्या है? किशोरावस्था क्या है? देखिए ये किशोरावस्था क्या है? आप कह सकते हैं कि एक ब्रिज का काम करता है। कैसे ब्रिज का काम करता है? ये देखिए ये गैप है जिसमें आप क्या करते हैं? एक बच्चे से एक अडल्ट के रूप में आप परिवर्तित होते हैं, यानी कि वो क्या है? आपकी किशोरावस्था कहलाएगी, जिसको आप क्या कह सकते हो? तूफान की, तनाव की अवस्था भी जिसको कहा गया है। नाउ जीन प्याजे चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे क्या हैं? देखिए जीन प्याजे ने हमेशा बात की है कि बच्चे एक्टिव लर्नर है, वो एक्टिवली होकर किसी काम को सीखते हैं, ना कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि बच्चे ऑब्जर्व करके नहीं सीखते, ठीक है, या फिर कोई स्टिमुलस या फिर रेस्पॉन्स की भी बात उन्होंने नहीं की है। अगर मैं बात करती हूँ कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न थ्रू स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, तो देखिए रिवॉर्ड की या फिर पनिशमेंट की भी कोई बात नहीं की, बल्कि जीन प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चे एक्टिवली काम करते हैं, अपने ज्ञान को वो खुद निर्माण करते हैं एंड वो मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर भी उसको कर सकते हैं। यानी कि बच्चे क्या करते हैं? अपने ज्ञान को खुद निर्माण करते हैं। बच्चे एक्टिविटीज के थ्रू अच्छे से सीख सकते हैं, आप उनको अगर कोई एक्टिविटी देते हैं तो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि बच्चे क्या करते हैं? सक्रिय रूप से ज्ञान को गेन करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, देखिए लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो उनके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि बच्चे जब मौखिक संवाद करते हैं, यानी कि अपने आप से बात करते हैं, वर्बल डायलॉग अपने आप से बात करते हैं, तो उसको लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? देखिए होता क्या है कि बच्चे प्राइवेट स्पीच देते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, ट्वाइस से खेल रहा है, 2 ट्वाइस है, तो वो आपस में क्या कराते हैं? उनको कहते हैं कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसे होगा, तो बच्चे अपने आप से बात करते हैं, खुद को क्या है वो दिशा देते हैं। तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग वो क्या है? प्राइवेट स्पीच कहा है। ईगो सेंटर की बात प्याजे ने की है, ठीक है,
तो ये सारी चीजें क्या होगी, आपकी व्यक्तिगत वार्ता के अकॉर्डिंग सही है कि बच्चा खुद को दिशा निर्देश देने के लिए खुद से बात करता है। देखिए इसमें पूछा गया कि कुछ खिलौने, पहनावे, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय, रंग, तो इसको इंडिकेट कर दिया है और आपसे पूछा गया कि ये सब चीजें क्या प्रदर्शित करती हैं, कि अगर बच्चे हैं, लड़की हैं तो वो गुड़िए से खेलेंगी, अगर लड़के हैं तो वो बाइक चलाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आपकी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग कहलाती हैं। देखिए होता क्या है, हमारे समाज के थ्रू सोशल कंस्ट्रक्ट ऐसा बना दिया जाता है कि महिलाएं और पुरुषों को क्या दिया है, उनके काम अलग अलग डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो ऐसी जो सोच है, जो पुरानी रूढ़िवादिता है, उनको क्या कहा गया है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग उनको कहा गया है। नाउ बात करते हैं एलिमेंट्री क्लासरूम में एक बच्चे आते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर, तो आप एज अ टीचर कैसे बिहेव करेंगे, बिल्कुल उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, बच्चों के एक्सपीरियंस को क्या करोगे, आप इग्नोर कर देंगे या फिर आप उन्हें बिल्कुल ही डिनाई कर देंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, नेगेटिव हैं। बल्कि हमें क्या करना है, बच्चे जो प्रीवियस नॉलेज लेकर आ रहे हैं उनको क्या करना है, उनको बिल्ड ऑन करना है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर ही हमें अपने कंसेप्ट जो आपने बनाए हैं उनको जोड़कर बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप उनको नेग्लेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे, नहीं, बल्कि हमें उनको बिल्ड ऑन करना है। एक बच्चा है, तर्क करता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अब देखिए हिंज कौन है, जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है, उनके अकॉर्डिंग हिंज को क्या है, एक व्यक्ति है जिनको कोहलबर्ग ने क्या किया, अपनी एक डलीमा यानी कि अपनी एक दुविधा में उन्होंने यूज किया है। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनकी वाइफ की मृत्यु होने वाली होती है और कोई बीमारी उनको लग जाती है। अब उनको क्या करना है, हिंज के पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो दवाई को चोरी कर ले या फिर अपनी वाइफ को क्या करे, मरने के लिए छोड़ दे। तो इस कंडीशन में एक बच्चे से पूछा जाता है कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी। बच्चा कहता है कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्यों, अगर वो पकड़ा जाता है या फिर उसे जेल भेज दिया जाता। यानी कि बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर उसको पकड़ लिया जाता या फिर उसको जेल भेज दिया जाता। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। अब देखिए कोहलबर्ग ने क्या बताया हमें, उन्होंने 3 लेवल दिए हैं एंड उन्होंने 6 स्टेजेस की बात की है। तो 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए उनका जो 3 लेवल में जो फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन इसमें बताया गया है। यानी कि बच्चा क्या करते हैं, अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए यानी कि दंड से बचने के लिए एंड आज्ञा को पालन करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। अब देखिए इसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि समाज के थ्रू ये काम गलत है, तो जब सोशल ऑर्डर हम उसको लगा सकते थे आंसर में, बट इसमें केवल यही पूछा गया है कि चोरी की है तो उसको सजा मिलेगी, अगर चोरी नहीं करता पकड़ा जाता तो इस कंडीशन को शो करने के अकॉर्डिंग क्या है, वो दंड और आज्ञा पालन की अवस्था उसको कहा गया है। तो ये पहली स्टेज है जो कि प्री कन्वेंशनल लेवल उसमें आता है।